एक आजाद की प्रतिमा खड़ी है और उस आजाद की प्रतिमा पर दूसरा आजाद साहब भी माल्यार्पण करने के लिए जा रहे हैं। तो देखो देखो ये बड़े बात चंद्रशेखर आजाद जी का, इस चंद्रशेखर आजाद जी की जो हमारी भूमि जन्मभूमि है यहाँ पर, उनकी बड़ी तालियों से स्वागत कीजिए साथियों। एक बार चंद्रशेखर का स्वागत कीजिए। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद। हमारे जो युवा है वो इस नारे को बुलंद करेंगे, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। देखो देखो कौन आया। ये डीजे वाली गाड़ी को आगे आने दो। ये गाड़ी थोड़ा साइड कर लेना। चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के पास जाने दो। और ये प्रत्याशी की जो गाड़ी है इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ और भैया की गाड़ी को भी आगे बढ़ाओ। वहां से भैया संबोधित करेंगे ताकि वहां तक माइक पहुंच जाए, भैया के पास माइक पहुंच जाए। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। चंद्रशेखर आजाद जी अमर रहे, अमर रहे, अमर। इधर दबाओ जाओ। हाँ थोड़ा हटो, आप लोग हटो, थोड़ा साइड जाइए, थोड़ा सा साइड हट जाइए। एक आजाद जी दूसरे आजाद जी को माल्यार्पण करने जा रहे हैं साथियों, तालियां के स्वागत। अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। अरे चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, अरे चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो। रुक जाइए आप लोग। साथियों, हमारे बीच में चंद्रशेखर आजाद जी का क्रांतिकारी उद्बोधन कुछ समय पश्चात शुरू होने जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग सुनेंगे, अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं आप लोग, और थोड़ा सा आप लोग चारों तरफ खड़े हो जाएं इधर दूर-दराज में। ये जो सामने खड़े हैं भाई साहब, आप लोग भी उधर नीचे उतर जाए, जगह से उधर आए वो लोग उतर जाए नीचे से, मूर्ति के सामने से भी थोड़ा सा साइड में आप लोग। हेलो हेलो, इसको यहीं पकड़ के रखना है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? इसकी आवाज ठीक कराओ, आवाज नहीं जा रही। अब देखिए आवाज आ रही है आपको? सुनील भाई जय भीम। भैया ऊपर। ये ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण में मुझे आपके बीच जाने का मौका मिला। अब से 2 साल पहले मैं आज ही के दिन रिहा हुआ था। जब दिल्ली में संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी का गुरु घर तोड़ दिया गया और हमने 5 लाख लोगों के साथ आंदोलन किया था, तो दिल्ली की जो सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी जो जेल है तिहाड़ में, क्या नाम तुम्हारा? दीपक। 2.5 महीने हम लोग रहे। और आज ही के दिन जो है मैं रिहा हुआ। और अच्छा यह है कि आज के दिन मुझे एक और लड़ाई लड़ने का मौका मिला। देखो अगर इसमें कोई पेशेंट है तो उसको चलती करवा दो।
देखो व्यवस्था करा दो, कोई परेशान ना हो। जाने की व्यवस्था करा, आम आदमी परेशान नहीं होना चाहिए, सुनिश्चित करो आप लोग। साथ ही एम्बुलेंस निकल रही, भैया ने चंद्रशेखर भैया ने बोला कि एम्बुलेंस को निकलने दो। आप देखिए किस प्रकार से एम्बुलेंस निकल रही है। क्या दूसरी तरफ से निकल सकती है? दूसरी तरफ से निकलवा दो। धन्यवाद उनको जगह देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित, आवाज नहीं आ रही? जहाँ आवाज आ रही है हाथ उठा के बताओ जहाँ तक आ रही। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ उपस्थित जोगट के जिम्मेदार, महान नौजवान साथी, बुजुर्ग, माता बहनें, जो सम्मानित लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने हमें सुनने का समय निकाला। और मेरे पास दो बड़े बड़े कागज है, एक कागज और दिया गया था, मुझे बताया गया कि ये धरती ऐतिहासिक धरती है, ये शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी की धरती है, मुझे बताया गया। मुझे गर्व है इस बात का और मुझे उनको माल्यार्पण करने का मौका मिला, मुझे इस बात का भी गर्व। ये महापुरुषों की धरती है, ये तांत्या भील और जो महापुरुष हुए हैं उनकी धरती है। मगर आज मैं यहाँ पुराने समय को याद करने की, नई चीजों पे बातें करने के लिए आया। ये तमाम दल यहाँ हैं। मैं ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा, मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा। बस एक बार अपने महापुरुषों गुरुओं को नमन करता हूं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद और भारतीय ट्राइबल पार्टी कार्यकर्ता, जेएस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। 70 साल हो गए लोकतंत्र को। मत जोड़ो हाथ, तुम ऐसे मत बोलो जैसे दूसरे लोग हैं। मत जोड़ो हाथ। 70 साल के लोकतंत्र में क्या मिला आपको बताओ? कोई ऐसी एक चीज जिसको आप ये कहें कि ये मेरे पास पहले नहीं थी। आप पहले भी मेहनत मजदूरी करके आगे बढ़ रहे थे और आज भी मेहनत मजदूरी करके आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, मुझे बताया गया, मैं यहाँ की खूबियां गिना देता हूँ कि 95% आदिवासी जनसंख्या है जिले में और अलीराजपुर देश का सबसे कम साक्षर जिला है, सबसे कम साक्षर। यहाँ साक्षरता सबसे कम है। पलायन का दंश, हर घर से पलायन है। यहाँ शराब माफियाओं का जाल युवाओं को खोखला कर रहा है। 500 से 550 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग भोपाल या गुजरात जाते हैं काम करने के लिए और जब बेरोजगार नौजवान आवाज उठाते हैं तो सरकार लाठी बजाती। ये लोकतंत्र है जहां आपको अधिकार मांगने पे लाठियां मिलेंगी और झूठी एफआईआर। 2500 तो जेएस और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे हुए हैं यहाँ। और झूठे मुकदमे आपको पता है सरकार कब करती है? जब सरकार डर जाती है। आज की जो सरकार है वो आपके काम से डर गई और डर इसलिए गई है क्योंकि वो खुद कुछ करना नहीं चाहते, जो कुछ करना चाहते हैं उनका सामना नहीं कर सकती। हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी, उनका ट्रांसफर होता है, निलंबन होता है और एक ऐसे कर्मचारी थे नितेश अलावा जो पटवारी थे, लेकिन जब अन्याय अत्याचार खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई तो उनका निलंबन कर दिया गया। और मुझे ये भी याद है कि शायद वो चुनाव लड़ना चाहते थे, उनका इस्तीफा भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि ना तो ये लड़ने का मौका देते और जब लड़ता है तो उसका विरोध भी करते हैं। आदिवासी पत्रकार मुकेश परमार की पिटाई की गई, प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी गई,
महिलाओं पे उत्पीड़न के मामले मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे हैं और 5वीं अनुसूची पैसा कानून 75 साल में लागू नहीं हुआ। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में अध्यक्षता गैर आदिवासी नहीं कर सकता है। ये रूल है कि जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनेगी उसकी अध्यक्षता करेगा ट्राइबल, यानी कि आदिवासियों का नेतृत्व करेगा आदिवासी। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी खुद बन जाते हैं और मुख्यमंत्री जी दावे करते हैं कि भाई हम उनकी भलाई करेंगे, लेकिन भलाई अगर होती तो इनको खुद नहीं लड़ना पड़ता। ट्राइबल सब प्लान है, अरबों रुपए का बंदरबांट जारी है, साहूकारी आदिवासी जमीनों की फर्जीवाड़ी जारी है। ये आपके मुद्दे में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए, ये लोकतंत्र, जब बाबा साहब अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिलाया तो ये सुनिश्चित किया था कि जिनके पास वोट होगा उनका राज होगा। मैं इसलिए यहाँ आया सारे काम छोड़ के, क्योंकि हमारे आदिवासी भाइयों ने लड़ने की शुरुआत की है। वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आए और जब भी कोई अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आएगा तो सबसे पहले उसका साथ देने के लिए चंद्रशेखर खड़ा रहेगा। मैं सिर्फ आपको बताने आया हूँ, बड़े पैमाने पे नौजवान है। नौजवान इस देश में गुलाम नहीं है, ना इस प्रदेश में गुलाम है और ना ही जवानी को गुलाम बनाया जा सकता है। लेकिन नौजवान अपना हौसला खोए बैठे इस बात के साथ, उनको लगता है कि उनकी तकदीर का फैसला कोई दूसरा करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ और आप अपने आप से खुद से सवाल करें कि अगर नौजवानों के बारे में कोई सोच रहा होता, महिलाओं के बारे में कोई सोच रहा होता, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, किसी के बारे में कोई सोच रहा होता तो क्या आपका जीवन नहीं बदलता? क्या आपको प्लान करना पड़ता? क्या आपके हक अधिकारों पर डाका डाला जाता? क्या आज अगर आप बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं और अपने देश, अपने प्रदेश में गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, इसके पीछे कौन है कारण? क्या कोई वो व्यक्ति ये लोकतंत्र, पीछे वालों की भी अपनी अपनी बातें, वो कहते हैं ये भी कह दो। मैं पहले अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप ये बताओ, एक नौजवान जो देश की सीमा की रक्षा कर सकता है वो क्या अपने प्रदेश में परिवर्तन के लिए नहीं लड़ सकता? आप बताओ मुझे। वो नौजवान जिस पे अपने माँ बाप का भरोसा होता है, उस समाज का भरोसा होता है, उस प्रदेश का भरोसा होता है कि ये मेरे आने वाला कल है, उम्मीद है, ये परिवर्तन करेगा, ये हमारी जिंदगी सुधारेगा, क्या वो नौजवान आगे बढ़ के अपने प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है? क्या मुझे अभी बताया गया कि ये चंद्रशेखर आजाद जी की धरती है। वो मुझसे कह रहे हैं कि आप कहो कि चंद्रशेखर आजाद जी की धरती से चंद्रशेखर आह्वान करता है। मैं कह रहा हूँ हर एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद है जो गुलामी की क्या जब देश को गुलाम बनाया गया था तो उसकी आजादी के लिए नौजवान नहीं लड़े थे? क्या जिन लोगों ने पंडित चंद्रशेखर आजाद हो या शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, क्या उन्होंने अपनी जान देते हुए सोचा था कि ऐसा देश बनेगा हमारा कि वहाँ गैर बराबरी इतने बड़े चरम सीमा पर रहेगी, वहाँ धर्म जाति का युद्ध होगा, वहाँ पशु के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे हत्याएं होंगी, वहाँ महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। 70 साल के लोकतंत्र में आज भी महिलाएं रात को 10 बजे घर से बाहर नहीं निकल सकती। कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप? और किसके पास अधिकार है? क्या आप समझते हैं कि यह आजादी है कि आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं? ये तो जानवर भी लेता है। आजादी वो होती है कि आप अपनी तकदीर का फैसला, अपने भविष्य का फैसला खुद करें। क्या आपके पास अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार है? आप अपने मन का रोजगार नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, अपने मन की सुविधाएं नहीं ले सकते, अपने मन से घूम नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते, तो ये लोकतंत्र कहाँ है और यहाँ अधिकार कहाँ है? आज बच्चे पढ़ रहे हैं कि कल वो आगे बढ़ेंगे। सरकार डिपार्टमेंट खत्म कर रही है, कहाँ से मिलेगी सरकारी नौकरी? और एक तरफ तमाम तरह का प्राइवेट सेक्टर खड़ा किया जा रहा है। एक तरफ सरकारी स्कूल, एक तरफ प्राइवेट स्कूल है। कितने लोग यहाँ खड़े हाथ उठा के बताओ जो 20,000 रुपए, 25,000 रुपए महीने की पढ़ाई का खर्चा अपने बच्चों का उठा सकते? जरा हाथ उठा के बताना। नहीं, हाथ उठा के बताओ, ऐसे हिलाओ मत, बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते? कितने ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकते हैं? बताइए। तो
मैं यहाँ राजनीति को, भ्रष्टाचार को, उस भ्रष्टाचार की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए नहीं, जो लोग राजनीति को बुरा समझ के दूर बैठे हुए हैं उनको ये बताने के लिए आया हूं कि अगर आप चाहते हैं इसको सही करना तो आपको इसमें उतरना पड़ेगा, और अगर आप इसमें नहीं उतरेंगे तो भ्रष्टाचारी लोग, झूठे लोग, मक्कार लोग, ये लोग ऐसी राजनीति करेंगे जिससे आपके जीवन में कुछ भी तब्दील नहीं होगा। और अगर आज भी 71 साल के लोकतंत्र में एक तरफ अमीर अमीर बना हुआ और गरीब गरीब बना हुआ है, तो इसके लिए जिम्मेदार गरीब है, क्योंकि वो अपनी बेटियां नहीं काटना चाहता। और अगर महिलाएं नहीं चाहती कि वो सुरक्षित रहे तो उनको इस गुलामी की जिंदगी को जीने का अधिकार है। अगर वो चाहते हैं सुरक्षा करना तो उनको भागीदारी करनी पड़ेगी और उनको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना लड़े यहाँ कुछ नहीं मिलता। मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, अपने अधिकार छीनने पड़ते हैं। और अगर नेमावर आपको याद है, अगर आपको नीमच याद है, और अगर आपको अपने लोगों की लाशें याद है, तकलीफें याद है, अपने ऊपर हुई भी कि जुल्म जाती याद है, तो आइए और हो जाइए खड़े, लिखिए फैसला। ये उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव नहीं, ये कल का पैगाम है कि हम कल क्या करने वाले हैं। हम जिनके भरोसे थे उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने हमारा काम नहीं किया। अब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के रास्ते खुद चुनेंगे और अपनों को नहीं, हर उस व्यक्ति के, मध्य प्रदेश के व्यक्ति के फैसले करेंगे जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, सताया गया है, जिसके अधिकार छीने गए। और मैं फिर कह रहा हूं, आप गरीब जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं। आप मेहनत करते हैं, पहाड़ का सीना चीर के आप अपने बच्चों के पेट पालते हैं, आप इस देश की तरक्की में टैक्स देके योगदान देते हैं। लेकिन ये नेता आपके पैसों से बंगले बनाते हैं, महल बनाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपके दुख दूर नहीं करते। तो आपको अपने दुखों को अगर दूर करना है तो उसका फैसला आपको खुद करके उस दुखों को खत्म करने के लिए अब सत्ता में आपको काबिज होना पड़ेगा। माननीय काशीराम साहब कहते थे, जो शासक नहीं होते उनको अत्याचार भी सहना पड़ता है, उनकी बहन बेटियों के साथ बुरे काम भी होते हैं, उनके साथ अन्याय भी होता है, उनकी पगड़ी भी उछाली जाती है और उनको बेबस कमजोर भी बनाया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं नौजवान साथियों, मेरा आखिरी संदेश है आपसे, कब तक गुलामी सहोगे बताओ? क्या तकलीफ होती है, नहीं होती है? क्या इस बेबसी गुलामी की जिंदगी काटना चाहते हो, नहीं काटना चाहते हो? क्या अपने फैसले स्वयं करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ कि आप ललकार करते हो, नहीं करते हो? अगर आप ललकार करते हो तो मेरे इस बात को याद रखना, किस तारीख में चुनाव बताओ? 30 तारीख में चुनाव। मैं आपसे मांगने आया हूं अपना अधिकार, क्योंकि हम लोग लड़ते हैं। और मैं ये आप मांगना चाहता हूं आपसे कि आने वाले 2-3 दिन सोना मत, बस गांव-गांव जाके लोगों को बताने का काम करना कि अब की बार हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, किसी के भरोसे नहीं लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई हम जीतेंगे। और हमारी जीत का पैमाना ये है कि हम लड़ने आ चुके हैं। अब अमीरों का राज नहीं चलेगा, अब गरीबों का राज आएगा। अब उनका राज आएगा जिनके पास वोट, अब उनका राज आएगा जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, और जो चाहते हैं कि उनके जीवन के भी दिन बदले। तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, दोनों लोग मेरे बाद अपील करना कि ये महान जनता आपको वोट करे। लेकिन मैं ये संदेश आपको भी देना चाहता हूं, हमने अपने यहाँ तो कैडर में तैयार किया गया कि मिशन में लोग आगे बढ़े। बहुत लंबे समय से धोखा खा रहे हैं लोग, हर बार 5 साल बाद कोई आता है, भरोसा करते हैं लोग, और चुनाव के बाद फिर वो इनको ढूंढा भी नहीं मिलता है, ये झुके तो रह जाते हैं। जो विधायक एमपी बनता है वो आगे बढ़ जाता है, वो 5 साल में आपके दिन बदले ना बदले, लेकिन जो विधायक एमपी बनता है वो 5 साल में करोड़पति जरूर हो जाता है, उसकी आमदनी 10 गुना 20 गुना बढ़ जाती है, लेकिन आपकी नहीं बढ़ती, आपको नौकरी नहीं मिलती, आपको रोजगार नहीं मिलता। तो उसके लिए ये दोनों लोग हैं। आप दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाओ कि हम आपके काम करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे और कभी आपको निराश नहीं करेंगे। ये वादा जो है आप लोग जनता से करो, चलो करो। हम जनता से विश्वास दिलाते हैं जनता को कि हम आपके लिए ही जिएंगे, हमने जीवन दान दे रखा है समाज के लिए और समाज का काम करेंगे।